Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, यानी कि एक नंबर होगा और हमने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है और उसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाना है। सो आइए अपने आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जैसे आप जानते हैं कि हम अपने कोड ब्लॉक जो हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारा आईडीई है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं या फिर हमने एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। सो हम एक एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम सेव करते हैं। हम अपनी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से आज एक्सरसाइज नंबर 3 करने के लिए जा रहे हैं। सो हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पे अपने प्रोग्राम को लेके आएंगे। सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जैसे कि हमने देखा राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, कि हमने क्या करना है कि एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फैक्टोरियल फाइंड कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम इस तरफ आते हैं कि हमने फैक्टोरियल कैसे फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपको ये कहा जाए कि 2 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो 2 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से। अगर आपको ये कहा जाए कि 3 का फैक्टोरियल फाइंड किया जाए तो हम कहें क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 का फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से अगर हम 4 का फैक्टोरियल फाइंड करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा 4 का फैक्टोरियल। और अगर 5, ये मैं जनरल आपको समझा रहा हूँ कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या होगा, ये 2 का जो फैक्टोरियल है ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 2 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 2, और 3 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 6, और 4 का फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 24, और इस तरीके से 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 120 समथिंग, यानी कि इसको हम करें तो 120, यानी कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। 0 यहाँ पे हम ले लेंगे और उसके बाद 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 2 को ऐड करेंगे तो 120 इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। सो ये कैलकुलेशंस है, अगर ये ऊपर नीचे भी हो जाए तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम इसको प्रॉपर खुद भी फाइंड करेंगे। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम फैक्टोरियल को फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ये समझ आ गई है कि हम फैक्टोरियल को फाइंड कैसे करते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फाइंड करने के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने हेडर के अंदर एक फाइल इंक्लूड करेंगे और फिर अपना फंक्शन लिखेंगे जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, जिसको हमने खुद लिखना है, यूजर ने लिखना है, और वो फंक्शन का नेम हम क्या रखेंगे, फैक्टोरियल, और उसकी जो रिटर्न टाइप रखेंगे वो हम इंटीजर रखेंगे और इसका नेम रखेंगे फैक्टोरियल, और इसको एक पैरामीटर पास करेंगे। वो पैरामीटर क्या होगा, वो पैरामीटर होगा इंटीजर एक्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उस वेरिएबल की डाटा टाइप रखेंगे हम इंटीजर, उसका नेम रखेंगे हम सम, और इसमें एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा देंगे, वो वैल्यू होगी हमारी 1। उसके बाद हम एक फोर लूप, यहाँ पर फोर लूप चलाएंगे। उस फोर लूप में क्या करेंगे, उस फोर लूप में हम आई, जो कि हमारा फोर लूप का वेरिएबल होगा, आई इंटीजर आई, हम इसको डिक्लेयर करेंगे और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम रखेंगे 1, और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स। कौन सा एक्स, यानी कि ये वाला एक्स जो यूजर हमें वैल्यू देगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एक्स, और उसके बाद फिर हम आई में वैल्यू क्या कर देंगे, यानी कि इंक्रीज कर देंगे बाय 1, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय आई, और ये क्या करेगा, ये हमें फैक्टोरियल
कैलकुलेट करके देगा। किस तरीके से कैलकुलेट करके देगा उसको हम अभी डिटेल के साथ देखेंगे। और यहाँ पे जब चलेगा हमारे पास, यहाँ पे यहाँ तक कोड जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद रिटर्न हो जाएगी हमें वैल्यू। वो वैल्यू क्या होगी, सम में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो हमें रिटर्न हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन की बॉडी में और देखते हैं कि यहाँ पे हमने कोड किस तरीके से लिखा है। हम सबसे पहले सिंपली, क्योंकि एक वैल्यू हमने यूजर से एज अ इनपुट लेनी है और उस वैल्यू का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, यानी कि उस नंबर का हमने क्या करना है, फैक्टोरियल फाइंड करना है। सो हम क्या करेंगे, इंट फैक्ट के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और फिर हम जो सी लैंग्वेज का प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और ये डबल कोट्स में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल, यानी कि वो नंबर एंटर करें जिसका फैक्टोरियल आप फाइंड करना चाहते हैं। सो होगा क्या, जब यूजर यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हुए क्या करेंगे, अपने इस वेरिएबल फैक्ट को हम वो वैल्यू असाइन करवा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रिंट एफ का फंक्शन दोबारा इस्तेमाल। और अगेन हम जब प्रिंट एफ के फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, द फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर होगा हमारा इज दिस, यानी कि ये नंबर फॉर्मेट स्पेसिफायर दो दफा हमने यूज किया। पहली दफा हमारा नंबर आ जाएगा और दूसरी दफा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन का नेम लिखा है और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिया है। और पैरामीटर हमने किस तरीके से पास किया, पैरामीटर बेसिकली हमने एक वेरिएबल का नेम पास किया। वो कौन सा वेरिएबल है, वो ये वेरिएबल है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया था। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डायरेक्टली कोई नंबर भी पास कर सकते हैं जो कि हमारा ये पैरामीटर है और ये आर्गुमेंट होगा, ये जो नंबर होगा ये आर्गुमेंट होगा, जो वैल्यू होती है जो पैरामीटर को हम पास करते हैं। बट हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमने यूजर से लेनी है। सो यूजर से वैल्यू लेने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाएं। उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर वैल्यू को फिर हम स्कैन एफ के थ्रू इनपुट लेते हैं और वैल्यू को अपने वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने फंक्शन को या अपने ये जो प्रोग्राम है इसको हम बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं है। तो हमारे पास कोई एरर नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका फंक्शन, जिस फंक्शन को आप कॉल करेंगे, आपके फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। अगर आप बाय मिस्टेक अगर आपके फंक्शन का नेम सेम ना हुआ और आपने इसको यहाँ पर बिल्ड करने की कोशिश की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा कि फैक्टोरियल 1 जो है ये अनडिफाइंड रेफरेंस है, ये फैक्टोरियल 1 तो कोई रेफरेंस है ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, वही नेम रखेंगे जो हमने अपने फंक्शन का नेम रखा होता है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम एक दफा प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशंस क्या होती हैं और फिर हम डिटेल के साथ समझेंगे कि वो कैलकुलेशन किस तरीके से हो रही हैं। लेट्स सपोज इसको हमने बिल्ड किया और इसको रन किया और हम कहते हैं कि प्लीज एंटर अ नंबर टू कैलकुलेट अ फैक्टोरियल। हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 4 लिखें तो फिर देखते हैं फिर क्या आता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पर 4 लिखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर हमारे पास 24 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि जो यूजर इनपुट वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 5 और हम देखते हैं कि ये 5 वैल्यू पे जो फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट हुआ 120, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इस लॉजिक को हम समझते हैं कि ये फॉर लूप कैसे चला है। सो डियर स्टूडेंट्स, लूप के बारे में आपको पता है कि हमारे पास 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। वैल्यू इनिशियलाइज होती है, कंडीशन चेक होती है और फिर वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। सो होगा क्या, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था सम यहाँ पे और उसकी इनिशियल वैल्यू रखी थी 1। सो यहाँ पे इस वक्त जो पहली दफा जब लूप चलेगा तो सम के अंदर क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे सम में हम इसको समझने के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे सम में वैल्यू होगी हमारे पास 1 और ये मल्टीप्लाई हो रही होगी किसके साथ, आई के साथ। सो आई भी वहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आई भी यहाँ पर 1 ही है। सो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। अब ये हो गया लूप, ये हो गया हमारा लूप 1, यानी कि ये पहली दफा हमारा लूप चला है, ये लूप हमारा 1 हो गया।
अब जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो क्या होगा, हमारी ये जो वैल्यू है i, ये इंक्रीज होकर हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी कि ये जो वैल्यू 1 थी हमारी i की, ये इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी, हम इसको यहाँ पर नहीं लिखते, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं कि पहली दफा i की वैल्यू 1 थी और फिर इंक्रीज होके i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू होगी हमारे पास 2। हम ये समझने के लिए लिख रहे हैं ताकि नंबर्स हमारे सामने रहे। अब i की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है और लूप हमारा सेकंड टाइम यहाँ पर रन होगा। सो अब सम में क्या वैल्यू आएगी, सम में ऑलरेडी वैल्यू हमारे पास 1 पड़ी हुई है, सो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। सो ये मल्टीप्लाई होके आपस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये लूप हमारा सेकंड टाइम चल गया, ये 2 दफा हमारा लूप चल गया। अब तीसरी दफा जब लूप हमारा चलेगा तो यहाँ पर वैल्यू प्लस होके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी 3 और हमें वैल्यू मिली हुई है कितनी, 5 तक हमने कंडीशन चेक करनी है। जब 3 वैल्यू हमारे पास आ गई तो फिर क्या होगा, फिर हमारा लूप चलेगा, लूप यहाँ पे चला और यहाँ पे सम में जो वैल्यू हमारे पास वो क्या पड़ी हुई है लास्ट में, वो 2 पड़ी हुई है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 3 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है सम के अंदर वो कितनी पड़ी है, 6 पड़ी है और ये लूप हमारा कितनी दफा चल गया है, ये लूप हमारा 3 दफा रन हो चुका है। अब चौथी दफा जब लूप हमारा रन होगा तो हमारी जो आई की वैल्यू है वो 1 इंक्रीमेंट के साथ 4 हो जाएगी। सो अब यहाँ पे ये सम हम इसको स्मॉल कर लेते हैं, इसका कोड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल कर लेते हैं। और अब वैल्यू हमारी यहाँ पर हो चुकी है क्या, यहाँ पर वैल्यू हमारी हो चुकी है सम की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3 हो चुकी है और हमारा जो आई है उसकी वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, उसकी वैल्यू हमारी हो चुकी है 4। सो पहले हम एक दफा हम देख लेते हैं कि पहली दफा लूप चला था तो आई की वैल्यू 1 थी, सम की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू भी 1 थी। फिर जब दूसरी दफा लूप चला तो सम की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू 2 थी और ये हमारे पास 2 आ गया। जब तीसरी दफा लूप चला तो सम की वैल्यू हमारे पास 2 थी और आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो चुकी थी और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, वैल्यू 6 आ गई थी। सो हमारे पास अब सम की वैल्यू क्या है, 6 है। अब 6 ने क्या होना है, 6 ने आई की जो वैल्यू इंक्रीज हो गई है 3 से 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है और अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 यानी कि 24। और अब ये लूप हमारा कितनी दफा, 4 दफा चल गया। अब 5वीं दफा लूप हमारा चलेगा SUM सम। अब हमारे पास जो सम है उसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है 24 और जो आई है वो इंक्रीज होके 4 से क्या हो गया 5 और अब ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी 120 और ये लूप हमारा कितनी दफा चल गया, ये लूप हमारा 5 दफा चल गया है। अब 5 में ये जो 5 दफा लूप चल गया तो 5 में हमारी वैल्यू फिर इंक्रीज होगी 1 तो वैल्यू हो जाएगी 6। जैसे ही वैल्यू 6 होगी तो हमारी ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हमारे एक्स में वैल्यू 5 पड़ी हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको मैं थोड़ा सा अलाइन करता हूँ और आपको सही से समझाता हूँ कि ये वैल्यूज हमारी किस तरीके से काम करती हैं। आप देख सकते हैं कि हमने 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई किया। जब पहली दफा हमारा लूप चला तो तब हमारे पास सम की वैल्यू 1 थी और आई की वैल्यू भी 1 थी और हमारे पास रिजल्ट आ गया यहाँ पर 1। जब दूसरी दफा हमारा लूप चला तो सम के अंदर यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 स्टोर हुई थी और आई की वैल्यू इंक्रीज होके बाय 1 इंक्रीज होके 2 हो गई थी और यहाँ पे हमारे पास आ गई वैल्यू क्या 2। और जब तीसरी दफा लूप चला तो हमारे पास सम में जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 पड़ी हुई थी और आई की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो गई थी। सो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 6। और जब 4 टाइम हमारे पास लूप चला तो सम के अंदर वैल्यू हमारे पास 6 थी और आई की वैल्यू हमारी 1 इंक्रीज होकर यहाँ पर हो गई थी 4। सो 6 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 24। और जब 5 टाइम यानी कि 5th टाइम जब हमारा ये लूप चलेगा तो ये सम के अंदर वैल्यू हमारी आ जाएगी 24 और उसके बाद क्या होगा, हमारी आई की वैल्यू 1 इंक्रीज हो चुकी होगी, ये 5 हो चुकी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 120। सो ये हमारा 5 का फैक्टोरियल है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा लूप के ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लूप कैसे काम करता है। सो लूप इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमारी जो स्टेटमेंट होती है इसको बार बार एग्जीक्यूट करता है, लेकिन हमने ये देखना होता है कि हमारे वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से वेरी कर रही हैं, वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसको सही से समझा है और हमने इसको देखा है कि किस तरीके से जब यूजर हमें एक वैल्यू देता है तो उसका फैक्टोरियल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो ये जो हमने समझने के लिए लिखा था इसको हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ से डेल कर देते हैं। हमने समझने के लिए लिखा था और भी अगर कोई वैल्यू हमने एज ए सैंपल लिखी थी उसको हम डेल कर देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी
इनको भी हम क्या करते हैं, इनको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने कोड को हम दोबारा रन करके देखते हैं। और अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, अगर हमने 1 का फैक्टोरियल फाइंड करना होता तो लूप एक ही दफा चलता और 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाता, और अगर हमने 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना होता तो लूप सिर्फ 2 दफा चलता और फैक्टोरियल 2 आ जाता हमारे पास। अगर हमने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना होता तो लूप 3 दफा चलता और 3 उसका फैक्टोरियल आ जाता, और 6 फैक्टोरियल आ जाता उसका। और अगर 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना होता तो 4 दफा लूप चलता और 24 उसका फैक्टोरियल आ जाता। और अगर हमने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 5 दफा लूप चला है, वो 120 हमारे पास फैक्टोरियल आ गया। इसी तरीके से लेट्स सपोज अब हम 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं तो वो क्या होगा। अब यहाँ पे हम 6 लिखते हैं और एंटर करते हैं तो ये हमारे पास 6 का फैक्टोरियल फाइंड हुआ है। अब ये 6 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड हुआ है, इट्स वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ कि 6 का फैक्टोरियल कैसे फाइंड हुआ है। ये हमारा लूप यानी कि 6 टाइम चला है, और अब यहाँ पे वैल्यू सम में हमारे पास 120 आ चुकी है, और आई की वैल्यू हमारे पास 6 हो चुकी है। अब 120 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो 6 का फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो वैल्यू क्या है, हम दोबारा अभी यहाँ पे रन करके देखते हैं कि 6 के फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, वो आती है 720। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कितनी, 720। सो इसी तरीके से जैसे जैसे हम नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे फैक्टोरियल भी हमारे पास आता जाएगा, वैसे वैसे आई की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, सम की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी, और होगा क्या कि हमारे पास सारे फैक्टोरियल नंबर आ जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने ये देखा कि हम फंक्शन को यूज करते हुए किसी नंबर का अगर फैक्टोरियल फाइंड करना चाहें तो हम फैक्टोरियल किस तरीके से फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। आपने खुद भी इस प्रोग्राम को अपने आईडीई के ऊपर लिखना है, कोड ब्लॉक्स के ऊपर लिखना है, और इसी तरीके से आपने इसको समझने की कोशिश करनी है जैसे मैंने आपको समझाया है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा, और उस प्रोग्राम में क्या किया कि हमने एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।